हेलो एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का एक और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में 7 मार्च 2024 को आया है, जहां पत्नी को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा तलाक की जो अनुमति है उसको दी जाती है। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आइए जानते हैं इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट को। इसमें जो व्यक्ति थी यानी कि जो औरत थी, उसने एक प्रथम अपील अपने अपीलकर्ता द्वारा ट्रायल कोर्ट के न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश के फैसले के खिलाफ दायर किया जिसमें धारा 13(1) IA के तहत उसकी याचिका दायर की गई, जहां हिंदू विवाह अधिनियम 13(1) के तहत प्रतिवादी पति से तलाक की मांग को खारिज कर दिया गया था। और हिंदू विवाह अधिनियम धारा 28 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता यानी 1908 की धारा 96 और 151 के साथ पढ़ी जाने वाली जो धारा, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई थी और दिनांक 13/5/2010 के जो आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए, जिसमें उसके पति यानी प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर की गई याचिका, जो कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग की गई थी। और इसके बाद अपीलकर्ता ने प्रतिवादी से तलाक की मांग करते हुए अधिनियम 13 LIA और IB के तहत याचिका दायर की थी। और जो इसके जो तथ्य थे वो क्या थे? इसके तथ्य ये थे कि जो इन कपल की जो पार्टियों की जो शादी हुई थी वो 1998 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। और जो अपीलकर्ता विवाह से पहले प्रतिवादी एक विधुर था। उसकी पहली शादी से एक बेटी थी जो अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने पैतृक स्थान जो कि यूपी में एक रायबरेली स्थान में वहाँ पे रह रही थी। इसके अलावा ये भी जानकारी में था कि पक्षकारों का कहना था कि अपीलकर्ता को मेनिंजाइटिस होने के कारण एक कान से सुनना मुश्किल हो गया था। अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील के साथ साथ विद्वान पारिवारिक न्यायालय के समेत दोनों पक्षों के विवाह के समय उसके पिता ने जो पैसे नगद के रूप में चेक दिया था, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और घरेलू वस्तु जो खरीद के लिए उपहार के रूप में। अपीलकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी शादी के तुरंत बाद वह जो रायबरेली पहुंचने पर प्रतिवादी ने अपने सभी आभूषण ले गई और अपने भाई के लॉकर में रखने के लिए बैंक चली गई, जिस पर अच्छे से विश्वास के लिए कोई भी आपत्ति नहीं जताई। अपीलकर्ता ने कहा कि कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश की जो रायबरेली में रहने के बाद प्रतिवादी ने उस दिसंबर 1998 के अंत तक मध्य प्रदेश रहने के लिए ले गया, जहां वह कार्यरत था और वह एक अधिकारी क्वार्टर में भी था। अपीलकर्ता जब प्रतिवादी से शादी के उपहार में दिए गए पैसे या फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए कहा तो उसने बताया कि वह उन वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसे पहले ही किसी को दिए जा चुके हैं। हालांकि बाद में उसे पता चला कि प्रतिवादी उक्त राशि एक सावधि जमा रसीद बना दी गई थी, जिसके कारण उसे आश्चर्य और दुख भी हुआ कि उसे जिरा करने पर प्रतिवादी ने उसे अपने माता पिता के घर वापस जाने की भी धमकी दी। अपीलकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी यानी उसके पति ने अपीलकर्ता के साथ घनिष्ठता विकसित करने के कोई रुचित नहीं दिखाई, न ही उसके साथ किसी निर्णय में परामर्श लिया गया। उसे केवल अवैतनिक घरेलू काम करने वाली वस्तु की तरह माना गया, जिसमें झाड़ू लगाना, फर्श साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना और सफाई करना भी शामिल था। प्रतिवादी ने यानी कि पति ने जो अपनी पत्नी की मदद के लिए नौकरानी रखने से भी इनकार कर दिया। अपीलकर्ता ने यह भी कहा कि वह अप्रैल 1999 वह जब गर्भवती होने के बाद प्रतिवादी ने उसकी देखभाल नहीं की। स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति में उससे घर के सभी काम करने को कहा, भले ही उस समय उसकी मां और पहली शादी से जो बेटी थी उनके साथ रह रहे थे। डॉक्टरों की सलाह के बावजूद उसे बिस्तर पर आराम करने की अनुमति नहीं दी गई। उससे घर के सारे काम करवाए और जुलाई 1999 में जब उसके माता पिता उनसे मिलने आए तो वह प्रतिवादी यानी पति ने उसके परिवार के सदस्यों अपीलकर्ता साथ किए गए दुर्व्यवहार को देखकर हैरान रह गए। इसके बाद उसके जो पति ने सितंबर 1999 में अपीलकर्ता को दिल्ली में उसके माता पिता के घर छोड़ दिया और बच्चे की डिलीवरी के लिए सभी चिकित्सा खर्च अपने माता पिता द्वारा वहन किए जाएं और प्रतिवादी ऐसा कोई भी पैसा नहीं दिया गया। 23/12/1999 को पार्टियों में एक लड़की का जन्म हुआ। प्रतिवादी जो कि बेटा चाहता था, बच्चे के जन्म के 3 दिन बाद ही वह वापस नागदा लौट गया और बार बार प्रयास करने के बाद अगले 6 महीने तक कुशल
हस्तक्षेप पूछने की जहमत भी नहीं हुई उठाई। ये अपीलकर्ता द्वारा यानी कि उसकी पत्नी द्वारा ये जो बात उसने केस के माध्यम से कोर्ट में रखी गई। जो उसकी तरफ से याचिकाकर्ता के थे यानी कि पत्नी की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट के समझ क्या तर्क दिया। अपीलकर्ता की तरफ से जो वकील ने यह तर्क दिया कि जो शादी की शुरुआत में वह एक समर्पित पत्नी रही है, प्रतिवादी द्वारा कभी उसका सम्मान नहीं किया गया, उसकी देखभाल भी नहीं की गई और न ही उससे कोई भी प्यार और स्नेह दिया गया। प्रतिवादी यानी पति ने इस बात से इनकार नहीं किया कि अपीलकर्ता के आभूषण रायबरेली में उसके भाई के लॉकर में रखे गए थे, लेकिन उसने कहा कि उन्हें केवल सुरक्षित अभिरक्षा के लिए रखा गया और अपीलकर्ता के अनुरोध पर उसने ऐसा किया। जिसके पहले दिल्ली में आयोजित एक विवाह समारोह में उसने एक हार भी खो गया था, उसके लिए दूसरा हार खरीदना पड़ा था। उसने आगे ये भी कहा कि अपीलकर्ता के आभूषण सामान उसी लॉकर में स्थिति में पड़े थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता को कभी भी घरेलू काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दी थी। वह हमेशा इस काम के लिए घरेलू सहायिका या नौकरानी को नियुक्त करने के लिए दबाव डालती थी। और विद्वान परिवार न्यायालय ने बच्चों की गवाही पर विचार करने के बाद माना कि रिकॉर्ड पर जो मौजूद साक्ष्य ये नहीं दिखाते कि अपीलकर्ता यानी पति के लिए ऐसा कोई मामला बनाया गया जिसमें यह पता चले कि जो पति ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया था, और यह भी साबित करने में विफल रही कि विवाह विच्छेद के लिए परित्याग का आधार है। प्रतिवादी यानी कि पति ने दोहराया कि अपीलकर्ता ने कभी भी उसके या उसके परिवार की भावनाओं की परवाह नहीं की, बल्कि हमेशा उसे दिल्ली आने और उसके माता पिता के साथ घर जमाई के रूप में रहने के लिए उकसाता और दबाव डालता रहा था। अपीलकर्ता यानी पत्नी ने अधिनियम की जो धारा 9 के तहत उसके आवेदन को इस आधार पर खारिज करने के लिए विद्वान परिवार न्यायालय के फैसलों को चुनौती दी गई कि जहां पत्नी ने यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि वह अपीलकर्ता के समाज से क्यों हट गई। अपीलकर्ता ने यह दावा किया कि धारा 9 के तहत जो याचिका तब दायर की गई जब उसने उससे तलाक की मांग करते हुए याचिका दायर की, ताकि यह दिखाया जा सके कि वह प्रतिवादी के साथ रहने को तैयार है, भले ही उसने कभी भी इसकी परवाह नहीं की। इतने वर्षों तक उसने अपने माता पिता के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया। अपीलकर्ता ने यह भी दलील दी कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यानी उसके माता पिता के बयानों के साक्ष्य को मूल सराहना भी नहीं की। तो ये बात जो थी याचिकाकर्ता की तरफ से उसके वकील ने कोर्ट में रखी। प्रतिवादी के क्या तर्क थे? प्रतिवादी की तरफ से ये तर्क थे यानी कि पति की तरफ से ये तर्क दिए गए कि जब उसके पिता बीमार पड़ गए थे तो उन्होंने नवजात शिशु के साथ साथ अपीलकर्ता को भी देखने आशीर्वाद देने की इच्छा थी। प्रतिवादी ने दिल्ली में अपने ससुराल वालों से संपर्क किया, लेकिन अपीलकर्ता ने उसके साथ आने से इनकार कर दिया और उन्होंने वापस लौटने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। और प्रतिवादी और उसके परिवार ने अपने बच्चे के लिए मुंडन समारोह की व्यवस्था की और नवजात बच्चे के उपहार यानी सोना आदि ले गए, या किसी तरह प्रतिवादी को दोष मुक्त नहीं करता। अपनी पत्नी और बच्चे की रोजमर्रा की जरूरतों को ख्याल रखने में से लेकर यह भी विवाद नहीं था कि जब अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) IA और IB के तहत विद्वान परिवार न्यायालय में समय प्रतिवादी तलाक मांग करते हुए याचिका दायर की, तो प्रतिवादी ने इस तहत की याचिका दायर की जो कि अधिनियम की धारा 9 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की मांग की गई थी। तो ये जो पति के तरफ से कोर्ट की समझ ये बात रखी गई। आइए जानते हैं न्यायालय का क्या तर्क था। न्यायालय का यह तर्क था कि प्रतिवादी द्वारा इस बात का कोई भी विवाद नहीं था कि फरवरी 2001 में प्रतिवादी वित्तीय संकट और उनका भरण पोषण करने में असमर्थता का हवाला देते हुए अपीलकर्ता यानी पत्नी और उसके बच्चे को अपने माता पिता के घर वापस दिल्ली ले गई। इसके बाद लंबे समय तक अपीलकर्ता उसका पता ही नहीं चला। प्रतिवादी यानी कि अपीलकर्ता या उनके बच्चे से मिलने नहीं गया, जिससे यह पता चलता है कि उसने न केवल वित्तीय जिम्मेदारी बल्कि उसके प्रति नैतिक जिम्मेदारी से भी परहेज किया हो। कोर्ट ने विद्वान परिवार न्यायालय ने जो अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रतिवादी की याचिका को स्वीकार करते हुए इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि यह अपीलकर्ता नहीं था जिसने प्रतिवादी को छोड़ दिया था, बल्कि प्रतिवादी काफ़ी समय से बेरोजगार था। समय और अपीलकर्ता के वित्तीय जिम्मेदार लेने की स्थिति नहीं होने के कारण अपीलकर्ता को अपने माता पिता के साथ रहना मजबूर होना पड़ा। तो ये बात न्यायालय ने अपने तर्क में कही। जो कंक्लूजन क्या, निष्कर्ष क्या था, वो क्या था? निष्कर्ष ये था कि
एक तरफ यह दिखाने में अपीलकर्ता उसके प्रति क्रूर या दूसरी तरफ यह दिखाने कि वह ऐसा करने को तैयार था कि अपनी पत्नी के साथ रहते हुए, और उसने अपीलकर्ता को कंपनी फिर से शामिल होने के लिए कभी भी ईमानदार प्रयास नहीं किए। और कोर्ट ने विद्वान पारिवारिक न्यायालय के इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि दोनों पक्ष काफ़ी समय से अलग रह रहे थे। पक्षों के बीच इस तरह के मतभेदों के बावजूद प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से कैसे उम्मीद करता है कि वह अपने तरीके में सुधार लेगा या वे अपने रिश्तों को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लेंगे। कोर्ट ने अधिनियम की धारा 13 IA और IB के तहत अधिनियम की धारा 9 के तहत विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा पारित 13/5/2010 के निर्णय को रद्द किया गया और उनकी जो अपील थी उसको स्वीकार कर लेती है, जहां अपीलकर्ता को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की तरफ जो तलाक की अनुमति दे दी जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का हाल ही में आया है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। इस जजमेंट के केस टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ समझिएगा, जहाँ पत्नी को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा तलाक की जो उसकी याचिका उसको स्वीकार करते उसको तलाक की मंजूरी दे दी जाती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज। तब तक के लिए धन्यवाद।